बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। तो असल में यह सुपरपोजिशन का एक अमल है जिसकी वजह से स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में क्या होता है, दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं, और या तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है या एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाता है। ये जो अमल है, इन दो वेव्स का आपस में इंटरफेयर करने का जो अमल है, इसको हम सुपरपोजिशन का अमल कहते हैं। तो सुपरपोजिशन का जो अमल है, अगर वो इस तरीके से हो कि दो वेव्स बिल्कुल एक जैसे हों, the resultant wave produced by the superposition of the two identical waves। कि सुपरपोजिशन का अमल किसके लिए होना चाहिए? टू आइडेंटिकल वेव्स। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, एक जैसी वेव्स। जैसे ये हमें नीचे दिखाई गई हैं, दो वेव्स हैं, एक ये वाली वेव है, एक ये वाली वेव है। दोनों वेव का टाइम पीरियड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है। सिर्फ एक चीज़ मुख्तलिफ है, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं। तो दो वेव्स जो बिल्कुल सेम एक जैसी हों और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करें, तो इंटरफेरेंस के नतीजे में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो आपने याद रखना है, स्टेशनरी वेव्स कब प्रोड्यूस होंगी? जब दो वेव्स जो बिल्कुल एक जैसी हों और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए आपस में इंटरफेयर करें। तो इंटरफेरेंस का जो अमल है उसको हम सुपरपोजिशन भी कह सकते हैं। तो दो वेव्स जो एक जैसी हों, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए सुपरपोजिशन का अमल करें, तो जो वेव प्रोड्यूस होगी, रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी, उसको हम स्टेशनरी वेव कहेंगे। वो स्टेशनरी वेव्स किस तरह की होती हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने दो डायग्राम बना ली हैं वेव्स की। एक ये वेव है, जब टाइम ज़ीरो था तो ये दो वेव्स हैं, ए वेव और बी वेव। इसमें आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम है, एक जैसी हैं। सिर्फ दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो ऊपर वाली वेव है ये इस तरफ को ट्रैवल कर रही है, नीचे वाली वेव जो है इस तरफ को ट्रैवल कर रही है, राइट की तरफ। वेव्स आइडेंटिकल हैं और जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। जब टाइम T/4 गुजर चुका था, तब दोनों वेव्स की, ए वेव की शक्ल इस तरह की होगी, बी वेव की शक्ल इस तरह की होगी। अब इनमें डिफरेंस क्या है डायग्राम में, उसको हम डिस्कस करते हैं कि जब T/4 टाइम गुजर चुका होगा। देखें, ये वाली जो वेव है, ये वाली ऊपर वाली ए वेव जब राइट की तरफ जाएगी तो T/4 टाइम गुजरने के बाद ये अगर आप देखें, ये जो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठा, सा, हर दो पॉइंट के दरमियान जो फासला है वो λ/4 है, और जो टाइम है वो T/4 होगा। तो अगर आप इसको देखें तो T/4 टाइम जब गुजर चुका होगा तो ये वेव का एक चौथाई हिस्सा, इतना हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पीछे से एक चौथाई हिस्सा शामिल हो जाएगा। तो वेव की शक्ल किस तरह की बन जाएगी? ये वाली शक्ल बनेगी। तो दोबारा देखें, जब T/4 टाइम गुजर चुका होगा तो वेव का ये चौथाई हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और चौथाई हिस्सा और पीछे से आ जाएगा, क्योंकि वेव ट्रैवल कर रही है, ऐसे ऐसे वेव ट्रैवल कर रही है। तो ये जितना हिस्सा आगे गुजर जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा, पीछे से नया हिस्सा और आ जाएगा। तो इस तरह वेव ट्रैवल कर रही है। दूसरी वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, उसका भी एक चौथाई हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी शक्ल किस तरह की होगी? देखें, जिस तरफ को ट्रैवल कर रही हो वो वाली साइड का हिस्सा ख़त्म होगा। ये ऊपर वाली वेव इस तरफ को ख़त्म जा रही थी, तो इसका ये वाला सिरा जो है वो ख़त्म हो गया, इस तरफ से नया सिरा शामिल हो गया। जो नीचे वाली वेव है, बी वेव,
वो इस तरफ को जा रही, तो इसका ये वाला सिरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इस तरफ से ये वाला सिरा आ जाएगा। इसमें ये वाला हिस्सा ख़त्म हो रहा, ये वाला हिस्सा ख़त्म हो रहा था ए वेव में। तो ए वेव अब कहाँ से शुरू होगी, ये एंड पीक पॉइंट से, तो ये पीक पॉइंट से शुरू हो रही। बी वेव कहाँ से शुरू होगी, नीचे से, तो ये नीचे से शुरू हो रही। तो इसको थोड़ा सा समझ लें फिर आसानी हो जाएगी। अब देखें T/4 टाइम जब गुजर चुका होगा, तो T/4 टाइम कितने वेव के लिए होता है, हाफ वेव के लिए। तो ये हाफ वेव के लिए यहाँ तक, ये 3 पॉइंट तक, इधर तक ये वाले जो हिस्सा है ना ये ख़त्म हो जाएगा, इतना ही हिस्सा पीछे से और आ जाएगा। तो देखें अब T/2 टाइम गुजरने के बाद वेव हमारी इधर से शुरू होगी। देखें ये T/2 टाइम के बाद इधर से शुरू हो रही, और जो नीचे वाली वेव है वो कहाँ से शुरू होगी, देखें T/2 टाइम गुजरेगा तो ये वाली आधी वेव ख़त्म हो जाएगी, पीछे से इतनी ही वेव और आ जाएगी क्योंकि ये वाली वेव इस तरफ को जा रही है। तो आप देख सकते हैं वेव की शक्ल किस तरह की होगी, ऐसे, सॉरी ये इस तरह से होगी हमारे पास वेव की शक्ल ऐसे। ये जो ग्रीन लाइन है इस तरह की वेव होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये T/2 टाइम गुजरने के बाद ये वाली वेव बन रही है। इसी तरह जब हमारे पास 3T/4 टाइम गुजर चुका होगा तो फिर इस वेव में ये वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और इतना ही हिस्सा और आ जाएगा। तो वेव जो बनेगी वो ये वाली बनेगी ऐसे। तो आप देखें ये वेव बन रही है, ये वाली। इसी तरह नीचे वाली जो वेव है उसमें 3T/4 टाइम गुजरने के बाद जो वेव बनेगी, ये क्योंकि इस तरफ को जा रही है तो ये आधा हिस्सा ये और चौथा हिस्सा ये, 3T/4 ये वाली वेव ख़त्म हो जाएगी तो इतना ही हिस्सा पीछे से और आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेव बनेगी ऐसे, इस तरह यहाँ तक। तो देखें इसमें भी यहाँ से शुरू हो रही है और इधर ख़त्म हो रही है। इसी तरह जब एक पूरा साइकिल गुजर चुका होगा, टी टाइम गुजर चुका होगा, तो ये पूरी वेव ख़त्म हो जाएगी और एक नई पूरी वेव आ जाएगी। ये देखें बिल्कुल सेम वही शक्ल दोबारा आ गई है, जहाँ से शुरू किया था दोबारा वहीं पहुँच गए, एक साइकिल मुकम्मल हो गया है। तो ये नई वेव आ गई। तो इसको आपने थोड़ा सा समझ लेना है। ये अब आपको ये अलग अलग क्यों दिखाया भाई, T=0 टाइम पे वेव की शक्ल क्या होगी, T/4 टाइम पे क्यों होगी, ये आपको अलग अलग इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले वेव ट्रैवल कर रही है। ये ऊपर वाली वेव जो है लेफ़्ट की तरफ और नीचे वाली वेव जो है वो राइट की तरफ ट्रैवल कर रही है, और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए आपस में जब सुपर इम्पोल्स होंगी तो फिर उनकी शक्ल जो है किस तरह की बनेगी ये हमने देखना है। तो अगर आप, हमने इन पॉइंट्स को देखना है, ये जो 1 से लेकर 7 तक पॉइंट्स हैं, हमने इनकी मोशन को देखना है कि जब ये आपस में सुपर इम्पोज होंगे तो ये किस तरह की शक्ल बनाएंगे। तो अगर हम देखें तो हमें ये नीचे वाली डायग्राम से नज़र आ रहा है कि जब ये वाली दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होंगी तो पॉइंट 1 कहाँ पर है, मीन पोजीशन के ऊपर है। ये वाली जो लाइन है ना ये मीन पोजीशन। तो जब टाइम T=0 था तब दोनों वेव की शक्ल इस तरह की थी। इसमें 1 पॉइंट कहाँ पे है, नोड पर है, और 2 पॉइंट कहाँ पर है, एंटी नोड पर है। तो अगर आप देखें जब ये दोनों वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो 1 पॉइंट पर क्या बन रहा है, नोड, और 2 पॉइंट पे क्या बन रहा है, एंटी नोड। ये एरो जो है ना वो शो कर रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम होगा। 3 पॉइंट देखिए कहाँ पर है, नोड पर है, ये 3 पॉइंट, और 4 पॉइंट कहाँ पर है। तो हमने देखा कि जब T=0 था तब जो दो वेव्स होती हैं वो आपस में सुपर इम्पोज होती हैं। तो 1, 3, 5 और 7 पॉइंट्स जो हैं वो नोड पर रहते हैं, 2, 4 और 6 पॉइंट जो हैं वो एंटी नोड के ऊपर रहते हैं। इसी तरीके से जब T/4 टाइम गुजर चुका होता है तब ये वाली जो दो वेव्स हैं ये आपस में सुपर इम्पोज होती हैं। तो ये वाला ट्रफ ये वाले क्रस्ट से मिलता है, ये वाला क्रस्ट जो है ये वाले ट्रफ से मिलता है। तो आपको पता है
कि ये जो वेव्स हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये हमने पीछे टॉपिक नहीं पढ़ा इंटरफेरेंस वाला, उसमें हम पढ़ के आए हैं कि इंटरफेरेंस दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जब क्रस्ट क्रस्ट से मिलता है और ट्रफ ट्रफ से मिलता है तो वेव्स एक दूसरे को इन्हांस करती हैं, बढ़ा देती हैं एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को। जैसे ये पहले हिस्से में था, क्रस्ट जो है वो क्रस्ट से मिल रहा था तो वो एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देती हैं। लेकिन इस हिस्से में क्या हो रहा है, क्रस्ट जो है वो ट्रफ से मिल रहा है तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। इसलिए पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां पॉइंट तो नोड पर ही रहते हैं, लेकिन जो 2, 4 और 6 पॉइंट पर एंटी नोड बन रहा था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा था, वो इस दफ़ा ख़त्म हो गया। फिर जब t/2 टाइम गुजरा तो फिर हमने देखा कि ये दो वेव्स जब आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो इसमें क्रस्ट ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है, क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा है, तो ये फिर एक दूसरे को बढ़ा देंगी एम्पलीट्यूड को। लेकिन बात यह है कि पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां पॉइंट जो है वो हमेशा नोड पर ही है। जब भी एंटी नोड बन रहा है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बन रहा है, तो वो 2, 4 और 6 पॉइंट पर ही बन रहा है। ये खसूसियत जो है ना ये स्टेशनरी वेव्स में होती है कि हमेशा जो सेम पॉइंट्स होते हैं वो नोड बनाते हैं और सेम पॉइंट्स से जो हैं वो क्या बनाते हैं, एम्पलीट्यूड। यानी अगर हम देखें जहाँ पर भी एम्पलीट्यूड बन रहा है वो वेव के 2, 4 और 6 पॉइंट पे बन रहा है। टाइम t=0 को देखें तो 2, 4, 6 पे एम्पलीट्यूड बन रहा है। टाइम t=t/2 को देखें तो यहाँ पर भी 2, 4 और 6 पॉइंट पे एम्पलीट्यूड बन रहा है। अगर जब टाइम t गुजर चुका था तो तब 2, 4 और 6 पे ही एंटी नोड बन रहा है। और जहाँ नोड की बात आए तो हमेशा पहले, तीसरे, पाँचवें और सातवें पॉइंट पर ही नोड बनता है। तो सेम पॉइंट्स के ऊपर नोड बनेंगे और सेम पॉइंट के ऊपर एंटी नोड बनेंगे। ये स्टेशनरी वेव की एक खसूसियत होगी। मज़ीद हम स्टेशनरी वेव्स की जो खसूसियत हैं वो हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है स्टेशनरी वेव का, these are points of the medium in the stationary waves which permanently show zero displacement are called nodes। स्टेशनरी वेव्स के ऊपर सेम पॉइंट्स जो हैं वो परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां पॉइंट्स जो हैं वो हमेशा ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं। तो ऐसे ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करने वाले पॉइंट्स को हम क्या नाम देंगे, नोड्स का नाम देंगे। और जो पॉइंट्स होते हैं बिटवीन दी सक्सेसिव नोड आर इन फेज विद ईच अदर, वह जो नोड्स के दरमियान पॉइंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इन फेज होंगे एक दूसरे के लिहाज से। यानी वो एक तरह का जो है ना वो बनाएंगे। यानी अगर हम दो पॉइंट्स के दरमियान देखें तो जो क्रस्ट होगा तो क्रस्ट के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो एक फेज में होंगे, और अगर दो पॉइंट्स के दरमियान ट्रफ है तो उनके पॉइंट्स जो है वो एक जैसे फेज में होंगे। एंगल, फेज जो है वो एंगल को शो करता है। इसी तरह ईच पॉइंट अलोंग द स्टेशन वेव्स वाइब्रेट्स विद द डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो स्टेशन वेव्स के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ मूव करते हैं। भाई जैसे पहला पॉइंट है उसका एम्पलीट्यूड अपना है, दूसरे का अपना है, तीसरे का अपना है। अगर हम इनके दरमियान में भी देखें तो ये पहला पॉइंट है, अगर ये वेव है तो इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड अपना है, इस पॉइंट का अपना है, इस पॉइंट का अपना एम्पलीट्यूड है। हर पॉइंट जो है वो मुख्तलिफ जो है वो एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा होता है। तो ये उसने हमें एक खसूसियत बताई है। नेक्स्ट हमारे पास खसूसियत है, देर आर पॉइंट्स ऑफ द मीडियम इन द स्टेशन वेव्स विच हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटीनोड्स। और कुछ पॉइंट्स स्टेशन वेव्स के ऊपर ऐसे भी होते हैं जो किसको शो करते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को, जैसे 2, 4 और 6 है। इनको हम क्या नाम देंगे, एंटीनोड का। तो हमने देखा ये कि जो पॉइंट्स ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं उनको हमने क्या नाम दिया हुआ है, नोड का, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं उनको हमने क्या नाम दिया हुआ है, एंटीनोड का। इसी तरह दो कंजक्टिव नोड के दरमियान जो फासला है वो क्या होगा, λ/2 होगा। देखें ये हम एक वेव ड्रा करते हैं, तो अगर हम आपको पता हो तो एक पूरी वेव की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, लैम्डा। अगर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें पूरी वेव को तो हर हिस्से की लंबाई कितनी बनेगी, λ/4। तो पॉइंट क्या है, दो नोड्स के दरमियान फासला कितना होगा। अब आप खुद कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास एक वेव है, ये नोड है
और ये नोड है। अगर वेव के हिस्से करें तो दो नोड्स के दरमियान वेव के कितने हिस्से आते हैं? दो हिस्से, यानी λ/4 और λ/4। तो दो पॉइंट्स के दरमियान फासला कितना होगा? λ/4 प्लस λ/4 कितना हो जाएगा? 2λ/4। इसको काट दें तो ये आ जाता है λ/2। तो इस तरह हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं दो नोड्स के दरमियान जो फासला है वो कितना होता है? λ/2। और अगर हम दो एंटीनोड की बात करें तो एंटीनोड कौन कौन से हैं? ये वाला पॉइंट एंटीनोड है, ये वाला पॉइंट एंटीनोड है। तो अगर दो नोड के दरमियान देखा जाए तो दो नोड के दरमियान भी दो हिस्से हैं, λ/4 और λ/4। तो इसका फासला भी कितना बनेगा? λ/2। तो दो पॉइंट्स एंटीनोड का दरमियानी फासला हो या दो नोड्स का दरमियानी फासला हो, वैल्यू कितनी आएगी? λ/2 आएगी। लेकिन एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान फासला कितना होगा? जैसे ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो ये एक वेव का कितना हिस्सा बनता है? चौथाई। तो कितनी वैल्यू आएगी? λ/4। तो एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान फासला कितना होगा? λ/4। तो हर λ/4 डिस्टेंस के बाद नोड जो होगा वो एंटी नोड में और एंटी नोड जो है वो नोड में चेंज हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट जो हमारी खसूसियत है स्टेशनरी वेव की वो ये है कि द एनर्जी रिमेन्स स्टैंडिंग इन द मीडियम बिटवीन द नोड्स बिकॉज द नोड्स रिमेन्स स्टेशनरी। जो नोड्स होते हैं वो क्या कहते हैं? रेस्ट की हालत में होते हैं हमेशा। और जो एनर्जी है वो कहाँ पर होती है? वो दो नोड्स के दरमियान में। और आपको पता है दो नोड्स के दरमियान में क्या होता है? एंटी नोड। यानी एंटी नोड वाली जो पोजीशन है, दो नोड्स के दरमियान में जो रस्सी एक एम्पलीट्यूड के साथ मूव कर रही होती है, वो एम्पलीट्यूड असल में एनर्जी को शो करता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। लेकिन एनर्जी होगी किस शक्ल में? एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। तो कहाँ पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी और कहाँ पर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी? तो व्हेन एंटीनोड्स आर एट देयर एक्सट्रीम पोजीशन द होल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। जब हमारे पास जो रस्सी है वो किस शक्ल में होगी? रस्सी अगर क्रस्ट की शक्ल में है या एंटीनोड की शक्ल में, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो एनर्जी किस शक्ल में है? पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। क्योंकि ये जो फासला है, ये मीन पोजीशन से फासले की वजह से जो एनर्जी होगी, आपको पता है पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जब ये रस्सी नीचे की जानब मूव करेगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। जब ये क्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो वेव कहाँ से गुजर रही होगी? एनर्जी कहाँ से गुजर रही होगी? एनर्जी गुजर रही होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। और फिर वो यहाँ से जब गुजरेगी तो किस शक्ल में गुजरेगी? काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। और फिर रस्सी जो है ना वो नीचे ट्राफ बनाना शुरू करेगी। तो जब ट्राफ बनाएगी तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती जाएगी और यहाँ पर पहुँचकर सारी की सारी एनर्जी की शक्ल में आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। तो आपने याद रखना है एनर्जी हमेशा दो नोड्स के दरमियान में होगी और एंटी नोड पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, और नोड के में से जब एनर्जी गुजरेगी तो वो किस शक्ल में गुजरेगी? काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में गुजरेगी। और ये बात तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। दो नोड्स जो पॉइंट्स ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं उनको हम नोड बोलते हैं, और जो पॉइंट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं स्टेशनरी वेव्स पर उनको हम क्या बोलते हैं? एंटी नोड्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।